नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि डेली करंट अफेयर्स जो हमारे वीक में आते हैं उसके कुछ एमसीक्यू आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल दोस्तों आज हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पास करेंगे, कल पास करेंगे, मतलब डेली का हमारा 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम बिना देर किए हुए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हमारे हमारे यूपीएससी मतलब कि कोई भी एग्जाम आप दो, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, वो हर एक एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और हो सके तो आप एक कापी और एक कलम लेकर बैठिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है, ठीक है। उसके बाद मेरे आंसर से आपको अपना आंसर क्या करना है, मैच करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको कंसीडर करना है, ठीक है। इसमें बात कर रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ रिस्क्यूल ऑफ जज। रिस्क्यूल ऑफ जज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा, फिर आपको बताना है। पहले आपको स्टेटमेंट देखना है, फिर आपको समझा रहा हूँ मैं। तो प्रोसेस ऑफ रिस्क्यूल ऑफ जज से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उसको उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उसको क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि आर्टिकल 125 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 125 होता है वह प्रोसेस ऑफ रिस्क्यूल ऑफ जज, ठीक है, वह जज के रिस्क्यूल प्रोसेस से बात करता है, ठीक। आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वन रिक्वेस्ट इज मेड फॉर रिस्क्यूल। अगर एक बार आप रिस्क्यूल के लिए रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, द डिसीजन ऑफ रिस्क्यू टू रिस्क्यूज आर नॉट रेस्ट विद द जज, ठीक है। तो आप दोबारा क्या कर सकते हो, जज नहीं बन सकते हो। ये स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है। तो स्टेटमेंट क्या पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपको बता दे रहे हैं, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए ओनली वन, थोड़ा सा नीचे कर लो, सेकंड ऑप्शन बी ओनली टू, थर्ड ऑप्शन बाथ 1 एंड 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो आपको आंसर बताना है कि रिस्क्यूल ऑफ जज को लेकर के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। उस ऑप्शन को आपको बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ रिस्क्यूल ऑफ जज क्या होता है। रिस्क्यूल ऑफ जज का अर्थ ये होता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर कोर्ट में क्या हो, जज हो, ठीक है। और आपको मतलब कि एक जज का ही केस, मतलब कि एक इंसान अपने ही केस में जज बने, ठीक है, एक इंसान अपने ही केस में क्या बने, जज बने। मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने बोला भैया जज जो है हमारे साथ में ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है। तो आपको उस वक्त अगर आपको लगे भैया हमको यह जो इंसान बैठा है जज, जो हमारा डिसीजन देगा, हाई कोर्ट का जो जज है वह जो डिसीजन देगा, हो सकता है यह इसके रिलेटिव से कुछ, मतलब कि आपको मैं समझा रहा हूँ, ऐसे देखना अच्छे से। मान लो पर्टिकुलर पर्सन कोई ए है और पर्टिकुलर पर्सन कोई बी है, और ये क्या है, ये आपका जज हो गया, ये आप क्या है, जज हो गया। तो मान लो इस पर्सन का इस जज के साथ क्या है, रिलेशन है, इस पर्सन का इस जज के साथ क्या है, रिलेशन है, और आपका इस पर्सन के साथ क्या है, झगड़ा है या केस है, ठीक है। आपको पता है कि यह इंसान इसका क्या है, इसका दोस्त है, ठीक। और यही आपकी क्या करना है, यही दोनों की जो दोनों का मैटर होगा, डिसीजन कौन सुनाएगा, यह। तो यह हो सकता है एक कंडीशन में यह अपने फ्रेंड्स का या अपने चाहने वाले का क्या कर सके, उसमें सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्यूजल आपको जज अर्थ ये होता है भैया आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में बोलो भाई साहब ये जो जज है यह क्या कर रहे हैं, यह इनसे हम मतलब संतुष्ट नहीं है, इनका सामने वाला से क्या है, सामने वाला से इनका क्या है मतलब कि रिलेशन है या इनके कुछ बेनिफिट काम है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक अलग से नए जज का अपॉइंटमेंट करने क्या कर सकते हो, मांग कर सकते हो। या हो सके ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर देखना, जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई पर्सन ए आपका जज हो गया, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। मान लो अब दोनों क्या हैं, दोनों आपस में झगड़ा किए हुए हैं, और ये क्या है, इन दोनों का क्या है, आपस में जज से क्या है, अच्छा खासा क्या है, रिश्ता है, मतलब इनका भी जज से दोस्ती और इनका भी जज से दोस्ती। तो इस कंडीशन में जज क्या कर सकता है, जज बोल सकता है भैया इस केस का सुनवाई हम करेंगे। तो अगर मान लो इनके फेवर में किया तो ये भाई साहब नाराज हो जाएंगे, अगर इनके फेवर में किया तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे,
रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन जज क्या कर सकता है, अपने आप को रिस्क्यूल कर सकता है, ठीक है, भैया हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट एक नए जज को क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, इस चीज़ को बोला गया है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन ये भी दिया गया है, कंडीशन यह दिया गया है, ये भाई साहब अगर एक बार रिस्क्यूल प्रोसेस को बोल दिए हैं कि हमको ये केस की सुनवाई नहीं कर सकता करना है, अगर ये चाहे तो इस केस की क्या कर सकते हैं, सुनवाई दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि वंस आ जज, अगर एक बार रिक्वेस्ट हो, वंस आ रिक्वेस्ट मेड आप रिस्क्यूल, अगर एक बार आप रिस्क्यूल प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर दिए हैं, आप उस केस में चाह करके भी आप क्या नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते हो। देखिए यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यह जज के ऊपर डिपेंड करता है। जज अगर चाहे तो इस क्या कर सके, जज चाहत इस रिस्क्यूल प्रोसेस में भाग ले या नहीं भाग ले, ठीक है, यह इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये जो बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 125 बातें करता है रिस्क्यूल ऑफ जज को, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 125 जो है वह जज के सैलरी से बातें करता है, ठीक है। आर्टिकल 125 जज के क्या किससे रिलेटेड है, सैलरी से, किससे रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो गया, ए भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। आपका ऑप्शन ए और बी बात क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, आपका ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक, नाइदर वन नॉर टू। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी दिए गए हैं। यह प्रोसेस सिर्फ हाई कोर्ट के लिए है, अगर आप चाहो तो हाई कोर्ट के जज को बदल सकते हो अपने केस की सुनवाई के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप एक जज का रिस्क्यूल कर सकते हो, ठीक है। यह आपका रिस्क्यूल प्रोसेस सिर्फ हाई कोर्ट में अप्लाई होगा, ना कि आपका सुप्रीम कोर्ट में। इस चीज़ को आप याद रखना, आपको स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं दिया गया रिस्क्यूल ऑफ जज के लिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है, किससे बातें कर रहा है, ड्राफ्ट सीनोग्राफ क्या है, सीमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। ड्राफ्ट सीमेटोग्राफ 2021 से रिलेटेड कुछ आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है। उसके बाद आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। आगे हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है द न्यू ड्राफ्ट प्रपोज डिवाइड द सर्टिफिकेट कैटेगरी इनटू 4 कैटेगरी, ठीक है। आपका जो नया अमेंडमेंट आया सर्टिफिकेट कैटेगरी का, इसमें आपको जो सिनेमा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है UA7+, दूसरा है U/A13+, तीसरा है UA/16+, ठीक है। यह 4 कैटेगरी में क्या किया, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है भैया द न्यू रूल्स, जो नया रूल्स है गिव द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यह किसको पावर दे रहा है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, ठीक है। रिवर्स द डिसीजन ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड के द्वारा दिए गए डिसीजन क्या कर सके, वह रिवर्स कर सके, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन आपका ये बोल रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है द ड्राफ्ट प्रपोज द ऐड सेक्शन, यह जो ड्राफ्ट था इसमें सेक्शन 6A क्या किया गया, ऐड किया गया। और सेक्शन जो आपका सेक्शन 6AA है, यह क्या बोल रहा है, मतलब कि प्रोहिबिट, मतलब इसमें प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। अनअथॉरिटी, जैसे मतलब कि हमारे नियम से विरुद्ध कोई चीज़ मतलब फिल्म दिखाया जा रहा हो तो उसको क्या कर सके, रोक सके, किसके अंतर्गत, सेक्शन 6AA के अंतर्गत, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि विच आर द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट है A 1 and 2 ओनली, ऑप्शन B 2 and 3 ओनली, ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, ऑप्शन D 1, 2 and 3, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, आपको इसमें आपको बताना है, ठीक है। चलो हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं। ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है, 1, 2 and 3 तीनों के तीनों क्या सही है, करेक्ट है, ठीक है। आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ, देखो जैसे जब हम लोग पिक्चर देखते हैं ना तो उसमें क्या लिखा है, यू, ठीक है। सिर्फ यू लिखा रहता है। यू का अर्थ ये होता है, यह जो पिक्चर है आप पब्लिक भी देख सकते हो, इसमें कोई मतलब कि कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें कोई क्या नहीं है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। यह आप फैमिली में या कहीं भी आप इसको किसी भी साथ क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी फर्स्ट ये हो गया है। कैटेगरी सेकंड का ये है आपका U/A। U/A का मतलब ये होता है कि 12 साल के बच्चे,
12 साल के बच्चे यह फिल्म अपने पेरेंट्स के निगरानी में देख सकते हैं। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके ये पिक्चर क्या कर सकते हैं, बच्चे को देखना पड़ेगा। यह इनके लिए U/A का अर्थ यही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन ये दिया गया है, ए आपका एडल्ट फिल्म से बातें कर रहा है, जैसे जिसमें गाली गलौज हो या कोई पोर्नोग्राफी जिससे रिलेटेड चीज़ हो। ठीक है, वह उसको ए का मतलब एडल्ट फिल्म होता है। लेकिन हालांकि भी आपको जो नया आपका ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया है उसमें कुछ चेंजिंग किया गया। उसमें चेंजिंग आपको ये किया गया है, उसमें बोला गया है AU/A7+ कि मतलब यह पिक्चर 7 साल से अधिक बच्चों के देखने के लिए है। ठीक है, उसके बाद U/A13+, इसका मतलब ये है यह पिक्चर 13 साल के ऊपर बच्चे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 13 साल के ऊपर बच्चे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपका हॉरर मूवी हो गया, ठीक है, वो उसे बोलते हैं मतलब वो ऐसे पिक्चर इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद क्या है आपका U/A16+, ठीक है, मतलब यह पिक्चर 16 साल से बच्चे देख सकते हैं। मतलब जिसमें कुछ आपका एडल्ट फिल्म जैसा बातें करता हो। तो आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक, यह हमारा जो नया IT रूल है उसके अंतर्गत लाया गया है। उसके बाद यह जो आपका नया बिल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर यह दिया गया है, अगर कोई भी बिल, अगर आपका सेंट्रल बोर्ड आप फिल्म, ठीक है, फिल्म क्या कर सके, इसको पास कर दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उस फिल्म को क्या कर सके, वापस देख सके, और उसमें जो चाहे वो क्या कर सके, उसमें कट सीन को कट कर सके। ठीक है, हालांकि ये जो पावर दिया गया इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इसके ऊपर क्या खिलाफत बताया है कि भैया ऐसा मतलब कि क्या होता है, पिक्चर हम आपको बता दे रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से हम लोग मतलब ये जो पिक्चर दिखाता है यह सोसाइटी को बदलने के लिए कोशिश करता है। जैसे मान लो आप कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता क्या है, करप्टेड है, भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, फिल्म के माध्यम से बताता है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वह मतलब कि उन रियल लाइफ में क्या करते हैं। इससे क्या होता है, समाज में लोगों को अवेयर कराया जा सकता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए हो क्या वह इस देश के लिए सही है, क्या वह जो नियम कानून बना रहा है इस देश के लिए सही है। तो फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन जब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे दिया गया है, आप फिल्म क्या कर सकते हो, वापस उसको रिव्यू कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में हथियाया जाएगा। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, पावर में है। ठीक है, वह प्रेजेंट टाइम मान लो कोई एक ऐसा कंडीशन कर रहा है जो उस मूवी में दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसको लगेगा भैया ये जो मूवी दिखाएगा इससे हमारे पार्टी का और हमारी जो राजनीति है उसमें क्या कर देगा, उसमें कुछ मतलब कि हमको नुकसान पहुंचाएगा या कुछ हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपना मतलब इसके अपना अच्छा खासा एजेंडा बना सकती है। ठीक, तो पिक्चर को समाज में आने से पहले उसको क्या कर सकती है, उसको रोक सकती है। ठीक है, यह कुछ मतलब क्रिटिसाइज बातें हैं, आप याद रखना। और हाँ, आपका यहाँ पर देखो 6 जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है सेक्शन 6AA, यह मतलब कि प्रोहिबिट करता है या रोक लगाता है अनअथराइज, कि वह पिक्चर जो अनअथराइज हो, मतलब कि जो अथॉरिटी के बाहर हो, सेवा के बाहर हो। ठीक है, उस पिक्चर को या मतलब कि सेक्शन 6A क्या करता है, रोकता है। ठीक, आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया, आपका स्टेटमेंट डी सही हो गया। कौन सही हो गया, D 1, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि स्टेटमेंट को आप कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया गया उसको कंसीडर करो, मतलब उसको पढ़ो। ठीक है, एक सामान्य भाषा में कंसीडर में गणना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन को आपका जो सिक्स बॉडी है उसमें से एक आप कौन सा है, उसमें से एक आपका UNGA है। कौन है, UNGA, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया चेयर द UNGA फॉर द 2021-22। ठीक है, तो जो 2021-22 के लिए इंडिया क्या करेगा, UNGA को चेयर करेगा। ठीक, तो आपको इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो कौन सा स्टेटमेंट है आपको बताना है करेक्ट। ठीक, तो आपको यह बताना है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सही है, इसका स्टेटमेंट ए सही है। कौन सही है, ए सही है। बी क्या है, गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन काउंसिल में इंडिया, UNGA में यूनाइटेड नेशन काउंसिल में इंडिया क्या करेगा, 2021-22 के लिए क्या करेगा, उसको चेयर मतलब उसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस उसको मिल गया है। ठीक है, उसमें मतलब मीटिंग को चेयर करेगा। ठीक,
तो आपका यूएनजीए के लिए नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए है। ठीक, और यूएन के टोटल 6 बॉडी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यूएन टोटल कितने बॉडी है? 6 बॉडी। तो आइए हम आपको कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में बता रहे हैं। देखो, जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, उस एक मिनट, वेट। यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले कब बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन को 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम टोटल यूनाइटेड नेशन को कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। ठीक, और इसके जो 6 बॉडीज है, ठीक है, इसकी जो 6 बॉडीज है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 ऑर्गन्स कौन कौन है देखना यहाँ पर। आपका जो देखो, यूनाइटेड नेशन को 6 बॉडी है। ठीक है, पहला क्या है? जनरल असेंबली। कौन? जनरल असेंबली, जिसको आप बोलते हैं यूएनजीए। क्या बोलते हैं जिसको आप यूएनजीए बोलते हो। आपका जनरल असेंबली हो गया। दूसरा क्या है? सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड कौन सा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जिसको आप बोलते हो यूएनईएससीओ। क्या बोलते हो? यूएनएससीओ, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद आपका जो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बॉडी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द ट्रस्टशिप काउंसिल। क्या नाम है उसका? ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक, और पांचवा आपका जो बॉडी है कि उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या नाम है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो लास्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है यूएन क्या है? सिक्रेटरीएट। क्या? यूएन सिक्रेटरीएट। ठीक, आइए चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें बोल रहा है विद द रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड डिजिटल क्या है? डम्पोजिट रिपोर्ट्स। ठीक, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कि प्रेजेंट टाइम में जो आपका जो चिल्ड्रेन डिजिटल डम्पोजिट जो रिपोर्ट आया है, उससे कुछ रिलेटेड आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? कंसीडर करना है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, पहला आपका जो आप स्टेटमेंट है, दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो आपका WHO है, वह आपका चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डम्पोजिट रिपोर्ट क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मोर देन 18 मिलियन 18 मिलियन बच्चे एंड एडोलेसेंट वर्किंग ई वेस्ट। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? मतलब कि वहाँ कार्य करते हैं जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर कूड़ा कचरा या ई वेस्ट, मतलब कि हमारे जो वेस्टेज होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? पैदा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, एंड मिडल, वह कौन से कंट्री के बच्चे हैं? वह लो एंड मिडल इनकम कंट्री के बच्चे हैं। जहाँ पर यह डंप होता है वह वो कौन सी कैसी कंट्री है? लो और मिडल इनकम कंट्री है। ठीक है, कि जो क्या है? जो मतलब पोटेंशियली रिस्क ऑफ सेवर हेल्थ हजार्ड्स, जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है? बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है आपको वही बताना है। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, A only 1, B only 2, C bath 1 and T bath 1 and bath C bath 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ठीक, तो आओ दोस्तों, इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन क्या है? C सही है। जी हाँ दोस्तों, सही बोला जा रहा है कि आपका जो चिल्ड्रेन एंड डिजिटल क्या है? डम्पोजिट जो आपका रिपोर्ट है, यह WHO के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये बात सही बोला गया है हर साल। ठीक है, कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे लोकल कंट्री है, मतलब कि जो मिडिल कंट्री है या जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में 18 मिलियन बच्चे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझा रहे हैं आसान भाषा में, जैसे क्या अमेरिका हो गया। ठीक है, अमेरिका, यहाँ के लोग क्या है? यहाँ के लोग बहुत ही अमीर है। मतलब यहाँ एक अमेरिका बहुत ही पॉपुलर, मतलब कि प्रसिद्ध कंट्री है। यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब मान लो यहाँ पर एक इंसान $70 पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, या $7,000 पर मंथ कमा रहा है। तो अब बताओ, उसके हाथ में स्मार्टफोन तो होगा ही। ठीक है, स्मार्टफोन होगा भाई साहब। यह स्मार्टफोन कभी न कभी बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो क्या बनाएगा? क्या जब बिगड़ जाएगा तो स्मार्टफोन क्या हो जाएगा? और डब्बा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग, मतलब कि जो स्मार्ट लोग होते हैं, उसको ठेले वाले को बेच देते हैं। ठीक है, तो क्या करता है वह? मतलब कि ऐसे कंट्री में जाता है जहाँ पर लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। देखो, अक्सर हमेशा बड़े लोग किसी भी कचरे का काम नहीं करते हैं। कचरे का काम हमेशा कौन करता है? गरीब लोग ही करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? जैसे मान लो ये अमेरिका हो गया, सॉरी, जैसे मान लो आपका ये गरीब कंट्री यमन हो गया, यमन ले लो। ठीक, क्या करेगा? यह इसके डंप्स को खरीद लेगा और अपने यहाँ लेकर के आगे क्या करेगा? उसको लेकर के आने के बाद अपने यहाँ इसको वापस रिसाइकल करेगा। रिसाइकल करने में क्या करेगा? इसको वापस बेच देगा।
ठीक। और या फिर से क्या करेगा, अपने यहाँ बड़े बड़े स्मार्टफोन बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे या टेक्नोलॉजी बनाएगा, ठीक, यही चीज़ करते हैं। तो यह चीज़ ये होता है, जैसे मान लो यमन क्या है, एक गरीब कंट्री है, यहाँ के बच्चे खाने खाने मतलब इनको भोजन चाहिए, भोजन पाने के लिए मान लो इनके पास कोई स्किल भी नहीं है कि कोई जॉब कर ले, क्या करते हैं ये लोग, कचरा बीनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो वेस्ट रहा तो उसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, उसको ले जाकर दुकान में बेचेंगे, जब दुकान में बेचेंगे तो पैसे पाएंगे। तो रिपोर्ट यही बता रहा है कि आपके जो लीस्ट डेवलप कंट्री है या जो मिडिल इनकम कंट्री हैं, वो क्या करती है, हर साल मतलब कि वहाँ के 18 मिलियन बच्चे क्या कर सकते हैं, वो मतलब कि कूड़े करकट काम करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उनकी जो लाइफ है वो क्या होगा, मतलब कि जैसे मान लो सबकी लाइफ है, जो एवरेज लाइफ है, एवरेज लाइफ कितना 60 साल है, तो वो बच्चे कितना साल जिएंगे, वो बच्चे तो ज़्यादा जिएंगे 35 साल। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसे प्लेस पर काम कर रहा है जहाँ पर क्या है, गंदगी है, जहाँ की पॉल्यूशन सही नहीं, जहाँ के पानी सही नहीं, इससे उनकी हेल्थ पर क्या होगा, प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए WHO ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट क्या नाम था, उस रिपोर्ट का नाम था चिल्ड्रेन डिजिटल डम्पोजिट रिपोर्ट, ठीक है। डम्पोजिट मतलब कि कूड़ा करकट को इकट्ठा करना, ठीक, डम्पेसाइट रिपोर्ट। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो दिया गया उसको कंसीडर करना है, उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट हो आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है उड़ीसा है द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्टलाइन इन इंडिया, ठीक है। उड़ीसा जो है एक लॉन्गेस्ट मेनलैंड है, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है, इंडिया के तटी पर, कोस्टल मीन्स तट पर, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है उड़ीसा है, पहले हम एक थोड़ा कट कर दो, आंसर आ गया है, चलो, ठीक। इसमें बोला जा रहा है उड़ीसा हैज आल्सो सॉरी उड़ीसा आल्सो हैज गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन अलोंग इट्स काठीवाड़ रीजन, ठीक है। उड़ीसा मतलब कि उड़ीसा गुजरात, थोड़ा सा आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा गलत बन गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया पीपीटी बनाते वक्त, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है, ठीक है। इसमें आपको सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको काट दो आंसर को, इसमें आप उड़ीसा को कट कर दो, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है गुजरात है द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया अलोंग इट्स काठीवाड़ रीजन, ठीक है। अब आपका स्टेटमेंट ये हो गया गुजरात है द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया, कि इंडिया का जो कोस्टलाइन एरिया है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट है कौन है, गुजरात है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बात 1 एंड 2, डी नाइदर 1 नॉट 2, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो आपका इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बी, केवल दो क्या है, सही है। जो वो बोल रहा है उड़ीसा है द लॉन्गेस्ट मेनलैंड, नहीं, उड़ीसा नहीं, बल्कि आपका कौन है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार है द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया, ठीक, आइसलैंड के माध्यम से, जिसकी टोटल लेंथ कितना है, 1900 किलोमीटर, कितना है, 1900 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन है, गुजरात है, कौन है, गुजरात है। आपको बता देते हैं कि इंडिया के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो कोस्टलाइन बाउंड्री को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं, देखना, ये आपका गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, ठीक, और गोवा 3 हो गया, ठीक, गोवा 3। उसके बाद आपका कर्नाटका 4, तमिलनाडु 5, ये आपका सॉरी केरला, ये क्या है आपका, केरला है, कोच्चि मीन्स केरला 5, और तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7। उसके बाद आपका कौन सा है, उसके बाद आपका उड़ीसा 8, फिर आपका कौन आ जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, कौन आ जाएगा, आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे कोस्टल बाउंड्री क्या करते हैं, टच करते हैं। 9 स्टेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कोस्टल एरिया को शेयर करते हैं। ये देखो कोस्टल एरिया किसे कहते हैं, कोस्टल एरिया उसे कहते हैं जो क्या हो, पानी से घिरा हो, जिसका एक बाउंड्री किससे घिरा हो, पानी से घिरा हुआ हो। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया, और आपका कौन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेनिनसुला, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला उसे कहते हैं जो क्या जो होता है, जो पानी के 3 तरफ से किससे घिरा हो, पानी तरफ से घिरा हुआ हो, 3 तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हुआ हो। इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया में 3 मतलब कि ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, और आपका ये इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। इतना नॉलेज रखना। आगे चलते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कोस्टल एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है, गुजरात की है, ठीक। तो दोस्तों अब यहीं पर मेरा लेक्चर क्या हुआ, समाप्त हुआ। मैं आपको बोला था 5 क्वेश्चन मेरा हो गया है दोस्तों। अब अगले दिन मिलेंगे इसी एक नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ वीडियो में एरर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद ना आया तो क्या करें, डिसलाइक करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक लिए जय हिंद।